ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है वायराइड्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, वायराइड्स जो होता है, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है वायराइड्स? क्या होता है वायराइड्स? पढ़े हो कुछ इस बारे में? पढ़ क्या है वो? क्या होता है वायराइड्स? चलिए, सबसे पहले इसे डिस्कवर की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, कि इसका खोज कब हुआ था। ठीक है, तो इसका खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है वो है टीओ डायनर। ठीक है, टीओ डायनर ये वैज्ञानिक है। ठीक है, टीओ डायनर ने, ठीक है, इन द ईयर 1971 में, ठीक है, 1971 1971 में ये इनका खोज किया है। ठीक है, 1971 में। और ये जो वायराइड्स जो होता है, ठीक है, दे आर स्मॉलर, ठीक है, देन वायरस। वायरस की तुलना में ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, दे आर स्मॉलर देन वायरस। ठीक है, वायरस की तुलना में ये सबसे छोटा होता है। कैसा होता है छोटा? इन्फेक्शियस पैथोजेंस। ठीक है, ये एकदम संक्रामक रोग जनक बोलते हैं, पैथोजन इन्फेक्शियस संक्रामक। ठीक है, तो ये वायरस की तुलना में सबसे छोटा संक्रामक पैथोजन होते हैं। ठीक है, जो कॉज करता है, ठीक है, कॉज ओनली प्लांट। ठीक है, और ये केवल सिर्फ पौधों को ही कॉज करता है, याद रखिएगा। इंसानों को कॉज नहीं करता है, ये सिर्फ प्लांट को ही कॉज करता है। ठीक है ना? तो ये 1971 में जब डायनर ने इनका खोज किया, तो उस समय इन्होंने जब अध्ययन किया, है ना, तो अध्ययन किया तो उस समय क्या हुआ था कि ये पोटैटो में डिसीज कॉज किया था ये। ठीक है, पोटैटो में जिसे बोलते हैं पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर। ठीक है, ये यहाँ पर जो ये जो वैराइट्स जो है, ये इसी पोटैटो के स्पाइंडल ट्यूबर में डिसीज कॉज किया था। ठीक है, इसीलिए कभी कभी इनके वायरस को पीएसटीवी कहा जाता है। ठीक है, ये उस वायरस का नाम है पीएसटीवीएस। ये वायराइट्स वायरस होता है जो पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर को डिसीज कॉज किया था। तो उस समय जब डिसीज कॉज किया था, तो ये पूरी तरह से जितने भी पोटैटो के जो इंडस्ट्री जो था ना, आलू के जो इंडस्ट्री जो था, वो पूरे इंडस्ट्री को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया था ये वायरस। ठीक है, क्योंकि उस समय ये वायरस पूरे आलू की जो फसल जो है, पोटैटो जो क्रॉप जो है, उसको पूरी तरह से ये मतलब अफेक्ट प्रभावित किया था ये पूरी तरह से। ठीक है, यहां तक लिखिए आप लोग। वायरस से यहाँ लिखा है ना, लिखे ना, दे आर स्मॉलर देन वायरस। वायरस की तुलना में ये बहुत ही सबसे छोटा होता है, और इन्फेक्शियस पैथोजेंस होता है ये, संक्रामक रोगजनक होते हैं, जो सिर्फ प्लांट को ही कॉज करता है। ठीक है, प्लांट या आप चाहो तो यहाँ पर प्लांट से यूज कर सकते हो ब्रैकेट में। ठीक है, हाँ पूर्वेश बोलिए। यस, वायरस से ही फॉर्म है ये। जो वायरस से ज्यादा इन्फेक्शियस पैथोजेंस होता है, वायरस से ज्यादा खतरनाक होता है। नहीं नहीं नहीं, नो, यहाँ पे देखो लिखा हूँ कॉज ओनली प्लांट। ठीक है, ये सिर्फ पौधों को ही कॉज करता है, एनिमल्स ह्यूमंस नथिंग। ठीक है,
वो पहले इतना तो लिख लीजिए, आगे मैं बताऊंगा ना पूरे, आगे मैं बताऊंगा, पहले इतना पहले लिखिए आप। ठीक है, लिख लीजिए, पूरा लिख लेना, मिटा दूं? ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फेराइट्स, देखें। ठीक है, तो इसका जो इस संरचना जो होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही छोटा रहता है, शॉर्ट रहता है। ठीक है, और ये सिंगल, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए से बना होता है। ठीक है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट में ये ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, एसएससी आरएनए। ठीक है, इससे स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, छोटा सा संरचना रहता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये है सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए। ठीक है, यही है वायराइड्स। ठीक है, और ये जो वायराइड्स जो संरचना जो लिया गया है, ठीक है, ये लिया गया है पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर वायराइड्स। ठीक है, ये वो वायरस है जो पोटैटो को कॉज किया था, इसलिए उस वायरस का नाम रखा गया था PSTBS, पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर वायराइड्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है, एक्चुअली ये आरएनए होता है। यदि ये आरएनए या जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो लगभग 250 से लेके 400 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है ये। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप। ठीक है, 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। और ये अंतिम वाला जो रीजन जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट जो एरिया होता है, इसको एरिया भी बोलते हैं, रीजन भी बोल सकते हो, ये डबल स्टैंडर्ड रीजन होता है ये। ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है वो डबल स्टैंड में होता है, जबकि ठीक है, लेकिन ये वास्तविक में जो वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए होता है। ठीक है, बना दिए सभी? जल्दी जल्दी बनाइए, आज हमारा सेकंड सेकंड चैप्टर चैप्टर जो है ना 2.1, उसको खत्म करने का प्लानिंग है आज।
खिलेश कुमार बना लिए डायग्राम? ठीक है, बना लिए, मिटा दो। हेलो। चलिए, इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या इसे ही कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि जो वायराइड्स जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन कैसे करता है, मतलब एक से अपनी संख्या को बहुत सारे संख्या में इंक्रीज करता है ना। तो यहाँ पर याद रखना कि जो वायराइड्स जो होता है, ठीक है, वो आपका पूर्वेश आपको क्वेश्चन का आंसर यहीं पर दूंगा। ठीक है, तो ये जो वायराइड्स जो होता है, ठीक है, ये वायराइड्स है, वायराइड्स। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो वायराइड्स जो होता है वो कैसे कैसे प्लांट के सेल में कैसे ये मूव करता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो वायराइड्स जो होता है, ठीक है, ये इंट्रा सेलुलर मैनर के तरफ मैनर से, है ना, इंट्रा सेलुलर मैनर्स के थ्रू, है ना, ये सेल टू सेल मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, मैं शब्द लिख रहा हूं, इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है, मैनर, सेल टू सेल। ठीक है, तो सेल टू सेल थ्रू क्या करता है, ये मूव करता है, मूव। ठीक है, तो कहां पे मूव करते हैं मालूम है? आपने यदि आपने प्लांट का सेल देखे होंगे, जैसे कि मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल, ठीक है, मान लीजिए ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल के ये वाला हिस्सा जो होता है वो सेल वाल होता है। ठीक है, सेल वाल है ये। ठीक है, ये एक सेल हुआ, और मान लीजिए ये दूसरा वाला सेल है ये। ठीक है, ये मान लीजिए ये दूसरा वाला सेल है। ठीक है, और ये इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये वाला हिस्सा जो है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन वाला एरिया। ठीक है, तो ये एक सेल से दूसरे सेल, मैंने यहाँ पर बोला कि इंट्रासेलुलर मैनर के वजह से ये सेल टू सेल के थ्रू मूव करता है। ठीक है, तो कैसे किसके माध्यम से मूव करेगा, मैंने तो यहाँ पर बोल दिया कि सेल टू सेल। तो आप मुझे बताइए, एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ये एक सेल से दूसरे सेल कैसे जाता होगा, ये आप ही बताइए। कि कोई भी पदार्थ जो होते हैं, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मिनरल्स है या वाटर है, वो ये सभी जितने भी मटेरियल्स जो होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में किसके माध्यम से जाता होगा? कैसे जाता है जी, बताइए। कोई भी पदार्थ है, एक सेल से दूसरे सेल कैसे जाता है?
आरती भारती, नीलिमा सिंह, चेतना साहू, बताइए। हवा, क्या बोल रहे हैं हम? मेरा क्वेश्चन ये था कि एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी पदार्थ को पहुंचाना है तो कैसे पहुंचता होगा? इस सेल में कहां से प्रचलन, प्रचलन मतलब समझते हो मूवमेंट, और मूवमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तब मूवमेंट होगा। हम यहाँ पर सेल को मूवमेंट थोड़े ना करा रहे हैं, आपका जो मटेरियल्स जो है उसकी बात हो रही है। बार बार बताया था 10वीं क्लास में मैंने भी बार बार बताया था, और स्पष्ट रूप से मैंने नीट के क्वेश्चन निकाल के दिया था। नीट के क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया गया था कि जो इनमें इनमें से कौन सा टिश्यू के माध्यम से, है ना, वो ऑप्शन सबको दिया गया था। और मैंने यहाँ तक भी बताया था कि हार्मोन्स, विटामिन, वाटर, मिनरल्स और जो जो जितने भी मटेरियल्स जो होते हैं उन सभी का मूवमेंट करने के लिए क्या पाया जाता है? भूल गए आप लोग? क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम। भूल गए आप लोग? हम्म तो ये जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से तो मूवमेंट करते हैं ना। तो यहाँ पर याद रखिए, सेल के बारे में आपने पढ़े होंगे तो याद रखना, यहाँ पर ये एक सेल है और ये दूसरे सेल है। तो एक सेल से दूसरे सेल में पदार्थों को मूवमेंट करने के लिए दोनों के बीच में एक ब्रिज पाया जाता है। ये दोनों के बीच में एक ब्रिज पाया जाता है, ठीक है। इस ब्रिज को कहा जाता है, ठीक है, यहाँ ऊपर में लिख रहा हूं, ठीक है। इस ब्रिज को कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ये साइटोप्लाज्म है, ये कोशिका द्रव्य है एक सेल का, और ये दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका द्रव्य की पदार्थ ही यहाँ से मूवमेंट करेगा, तो दोनों कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ दिया गया है और एक ब्रिज के माध्यम से, जिसे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहा जाता है। और इसी ब्रिज का दूसरा नाम है जो आपके नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपके पास किताब होगा तो आप अपने किताब में कोशिका वाला चैप्टर निकाल के देख लीजिएगा, वहां पर दिया गया है प्लाज्मोडेस्माटा, और ये नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो दो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ने वाले जो ब्रिज होते हैं उसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं, और उससे ही प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और एक सेल से दूसरे सेल में जितने भी पदार्थ जो होते हैं उसको ट्रांसफर जो होता है इसी प्लाज्मोडेस्माटा से माध्यम से होता है। तो वायराइड्स जो होता है, ठीक है, जो वायराइड्स जो होता है वो इसी प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से एक सेल से दूसरे सेल में प्रवेश करता है, ठीक है। क्लियर? क्लियर ना? चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं प्लाज्मो मल्टीप्लीकेशन कैसे करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन जो करता है, ठीक है, वो कहाँ पे करेगा ये? कहाँ पे करेगा? तो मतलब ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये आपका प्लांट सेल, ठीक है, ये प्लांट सेल, ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म है तो यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ये वाला हिस्सा क्या है? न्यूक्लियस है ये, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और एक सेल से दूसरे सेल में ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा है ये। तो ये जो वायराइड्स जो है,
ठीक है। ये वायराइड्स जो है ये अटैक करेगा सीधा प्लांट सेल के, कहां पर अटैक करेगा, याद रखिएगा न्यूक्लियस पर अटैक करता है ये, ठीक है। ठीक है ना, वायराइड्स जो होता है वो प्लांट सेल के न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, ठीक है। और न्यूक्लियस पे अटैक करेगा तो कहां पे, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू फिर वो मूवमेंट करेगा। तो इससे पहले या जब ये अपना मल्टीप्लिकेशन करता है तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म्स जो होते हैं, ये आपका बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, जिस मैकेनिज्म को कहा जाता है क्या बोलते हैं, रोलिंग, ठीक है। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। वायराइड्स जो होता है वो रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, तो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के माध्यम से करता है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि होता क्या है, कैसे होता होगा, तो देखिए आपको समझ में आ गया कि वायराइड्स होता क्या है। देखिए वायराइड्स जो होता है वो ऐसा संरचना है, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, वायराइड्स ऐसा संरचना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर न्यूक्लियस पे अटैक कर दिया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस पे अटैक कर लिया, ठीक है। इनके पास है आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। ये मान लीजिए इनका जो आरएनए जो है इस न्यूक्लियस के पास पहुंच गया, तो न्यूक्लियस के पास पहुंच गया मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर पहुंच गया है, मान के चलिए कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और आपको मैंने यहाँ पर बताया कि इसका स्ट्रैंड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। आप देखेंगे कि बात करते हैं यदि डीएनए के, यदि डीएनए के केस में बात करें, ये जैसे मनुष्य के डीएनए है ये, ठीक है, और ये डबल स्ट्रैंडेड के केस में हुआ, तो डबल स्ट्रैंडेड के केस में ये 3 प्राइमर्स 5 प्राइमर्स 3 प्राइमर्स 5 प्राइमर्स होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या होते हैं, इनके जो प्राइमर्स जो होते हैं, ठीक है, 3 प्राइमर्स 5 प्राइमर, ये धीरे धीरे यहाँ पर रोल हो जाता है, रोल, रोल जानते हो ना, रोल मतलब समझते हो ना, गोलाकार, रोल, रोलिंग बोलिए या सर्कल बोलिए, जैसे आप रोल, रोलिंग जो होता है ना जी, जो गोल मुड़ा रहता है, तो वैसे ही ये गोल गोल क्या होता है, ऐसे मुड़ते जाता है। तो यहाँ पर 3 प्राइमर से 5 प्राइमर से, और यहाँ पर फिर से अपने आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स के माध्यम से ये 3 5 प्राइमर है, तो यहाँ पर 3 प्राइमर्स और यहाँ पर 5 प्राइमर्स आके यहाँ पर गोल संरचना बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ठीक है, ज्यादा यहाँ पर जानिएगा मत, अभी आपका लेवल 11th में है तो ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि वायराइड्स जो होता है वो प्लांट सेल के न्यूक्लियस पे अटैक करता है और प्लाज्मोडेस्माटा, है ना, न्यूक्लियस और प्लाज्मोडेस्माटा को अफेक्ट करता है, और वहां पर ये रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के माध्यम से वो मल्टीप्लिकेशन करता है। बस इतना याद रखना है, ज्यादा आपको जानना नहीं है, ठीक है, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा अंदर नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्लियर यहां तक, ठीक है ना जी, क्लियर यहां तक। आप लोग रिप्लाई भी नहीं करते हो, कोई परिणीता रायट, परिणीता, ठीक है, हो गया, कुछ डाउट यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, वायराइड्स जो होता है वो प्लांट सेल के न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, और प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा ऑलरेडी मैंने बता दिया कि प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है एक सेल के दूसरे सेल को जोड़ते हैं, मतलब साइटोप्लाज्मा के थ्रू ही मूवमेंट होता है, तो साइटोप्लाज्मा ब्रिज पाया जाता है। आप एक बार देख लीजिएगा, 11वीं के आपके सेल वाले चैप्टर में दिया गया है प्लाज्मोडेस्माटा, वहां पर देख लेना हो,
ठीक है। तो ये वायराइड्स जो होता है न्यूक्लियस और प्लाज्मोडेस्माटा को अटैक करता है और वहां पर रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म जो होता है वो एक प्रकार के रेप्लिकेशन होते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन होता है। जो जेनेटिक मटेरियल जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। ठीक है, इनके माध्यम से ही ये जो वायराइड्स जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन करता है या रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। अब जब आगे जाके आप 12वीं क्लास में जब डीएनए के बारे में पढ़ेंगे आप, तो आपको वहां पर रोलिंग सर्कल मॉडल यदि आपके सिलेबस में दिया तो नहीं है, लेकिन उसमें हम आपको ज्यादा डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि वहां पर आपका मतलब हमारा जो डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए मनुष्य का, वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के माध्यम से वो मतलब रेप्लिकेशन करता है डीएनए। हमारा जो डीएनए जो होता है वो कॉपी करता है ना जी, कभी तो बहुत सारा डीएनए बनता है। हमारे शरीर में एक डीएनए है क्या? कैसे जी पूर्वेश? पूर्वेश, मनुष्य के शरीर में कितने डीएनए हैं? किसी को मालूम है मनुष्य के शरीर में कितने डीएनए हैं? नहीं मालूम किसी को? चलिए ठीक है। इसके बाद आपका अगला अगला टॉपिक है प्रियान। ठीक है, प्रियान जो है वो आपके सीजीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, याद रखिएगा। ये आपके छत्तीसगढ़ की किताब में नहीं मिलेगा प्रियॉन्स, लेकिन आप एनसीईआरटी का किताब देखिएगा तो आपको एनसीईआरटी की किताब में ये सिलेबस दिया गया है। और आपको मालूम है कि नीट का जो एग्जाम जो होता है वो इंडिया लेवल पर होता है, जो सिर्फ एनसीईआरटी की किताब को फॉलो करता है, न कि छत्तीसगढ़ या अदर स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए प्रियॉन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ठीक है ना, प्रियॉन पढ़ना जरूरी है आप लोग के लिए। ये बात सोचना कि हमारे सिलेबस में नहीं है, सर क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए पहले होने दीजिए, उसके बाद पूछना है क्या पूछेंगे आप। ठीक है, क्या बोले? अब इतने टाइम से पूछ रहा था तो बताए नहीं। जब प्रियांश आ रहा है तो बता रहे हो। चलिए ठीक है, तो प्रियांश चलते हैं। ठीक है, प्रियांश में इसके डिस्कवर पहले देख लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, बहुत शॉर्टकट में लेके चलेंगे। डिस्कवर्ड बाई, ठीक है, एक वैज्ञानिक है, प्रूजीनर कहा जाता है, उनका नाम है प्रूजीनर। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है प्रूजीनर। और प्रूजीनर ने, ठीक है, 1982 में, इन 1982 में देखा एक भेड़ था, भेड़, सीप। ठीक है, अब ये जो सीप जो है, ये जो भेड़ जो है, भेड़ को एक डिसीज हुआ था, मालूम है क्या हुआ था? डिसीज हुआ था। ठीक है, और उस डिसीज को कहा जाता है स्कैर्पी करते हैं। ये डिसीज का नाम है स्कैर्पी। ठीक है, ये डिसीज है स्कैर्पी। और ये स्कैर्पी जो डिसीज कॉज किया था, सीप को कॉज किया था। सीप मतलब भेड़ की होता है ना पूर्वेश, भेड़ को सीप बोलते हैं ना। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि स्कैर्पी होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो स्कैर्पी जो होता है वो एक ऐसा डिसीज है जिनका संबंध जो होता है न्यूरोलॉजिकल से संबंध होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल का संबंध होता है। आपको पता नहीं आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या साइंस के बारे में न्यूज सुनते हैं नहीं सुनते हैं। आज से 3-4 साल पहले अफ्रीका के जंगल में, ठीक है, अफ्रीका के जंगल में एक वायरस देखा गया था। ठीक है, और उस वायरस, दो प्रकार के वायरस था, उससे पहले एक और वायरस आ चुका था। ठीक है,
एक वायरस को कहा जाता है जीका वायरस कहते हैं, ठीक है, और एक वायरस को कहा जाता है इबोला वायरस, ठीक है। ये दोनों वायरस इतना डेंजर वायरस है कि इन्होंने देखा कि जीका वायरस और इबोला वायरस जो होता है वो इन कैरियर के थ्रू होस्ट में प्रवेश करता है। तो ये देखा गया था कि जब ये किसी प्रेग्नेंट लेडी पे ये जब गया अंदर में, ठीक है, तो अंदर में जब गया तो अंदर में मतलब प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में प्रवेश किया, उनके सेल में प्रवेश किया, तो उनके बच्चे को भी अटैक कर दिया था। अब बच्चे को जब अटैक किया तो उन्होंने देखा कि उस बच्चे का जो ब्रेन जो है ना, वो बड़ा हो गया था, और विज्ञान की मेडिकल साइंस की भाषा में उसे कहते हैं इंसेफेलोपैथी कहा जाता है, ठीक है। इंसेफेलोपैथी जो होता है, जो दिमाग जो होते हैं वो शारीरिक संरचना की तुलना में ब्रेन का जो साइज जो होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही डिसीज यहाँ पर स्कैर्की जो है न्यूरोलॉजिकल डिसीज होता है जो भेड़ को कॉज किया था, और ये इनका 1982 में क्रूसीलर ने पता लगाया था, ठीक है। तभी वहां पर उस समय इस प्रियन का डिस्कवर हुआ है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो आप सोचेंगे कि वास्तविक में प्रियांश होता ही क्या है, ठीक है। तो प्रियांश के पास ना तो डीएनए है ना आरएनए है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये? तो प्रियांश जो होता है वो एक प्रकार के इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, इन्फेक्शियस प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। और यही प्रोटीन जो होता है जो कॉज करता है डिसीज, ठीक है। प्रोटीन्स जैसे आपको मालूम होगा कि जो वायरस के केस में जानते हैं आप कि वायरस जो होता है वो प्रोटीन्स और आरएनए से मिलकर बना होता है, पर डीएनए से बना होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो वायरस जो होता है वो सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन बोलेंगे तो प्रोटीन के, अब जैसे कि प्रियांश है तो प्रियांश की संरचना के बारे में बात करेंगे तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन की कोई स्पेसिफिक संरचना नहीं होता है, ये आपको कैसे भी इस तरह से प्रोटीन्स होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रियॉन्स होता है, इसमें बहुत सारे आपस में ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये प्रियॉन का संरचना है, और ऐसा कोई स्पेसिफिक संरचना नहीं है क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी तक इसका अध्ययन कंप्लीट किया नहीं है, अभी भी इसका अध्ययन चल रहा है, ठीक है। तो प्रियॉन्स के बारे में याद रखिएगा, प्रियॉन्स जो होता है वो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होता है, और यही प्रोटीन्स जो होता है वो जो डिसीज कॉज करता है। इनका खोज क्रूजिनर ने 1982 में एक सीप को स्कैर्पी रोग हुआ था, और इसी रोग का अध्ययन करते समय इस प्रियॉन का खोज हुआ है, ठीक है। तो मनुष्य में इसका, ये तो नॉर्मल सीप की बात हुआ, मनुष्य में दो डिसीज और कॉज करता है, ठीक है। एक डिसीज को कहा जाता है बीएसई कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? बीएसई कहा जाता है, ठीक है। तो बीएसई जो होता है इनका फुल फॉर्म होता है बोविन, ठीक है, बोविन। एस से होता है स्पॉन्जीफेरा, ठीक है, स्पॉन्जीफेरा, और ई का मतलब होता है ये इंसेफेलोपैथी, ठीक है। इसका डायग्राम ये कैसे ब्रेन को डैमेज आपको उसको दिखाएगा, मैं आपको हमारे जो प्रयास बायोलॉजी वाले जो ग्रुप है ना उसमें मैं इस ये वाला प्रियॉन्स वाला का भेज दूंगा, मैं आप वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक डिसीज और कॉज करता है, एक चीज और याद रखना कि जो बीएसई जो होता है जिसे बोविन स्पॉन्जी इंसेफेलोपैथी कहते हैं, इसे मेड काउ कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार के गाय जो होता है वो पागल हो जाते हैं दिमाग में डैमेज होने की वजह से, ठीक उसी तरह यदि किसी मनुष्य को कॉज किया तो मनुष्य भी पागल हो सकता है वो, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो एक और रोग होता है जिसे जैकब डिसीज कहा जाता है, ठीक है। तो जैकब डिसीज जो होता है वो भी इस प्रियॉन्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो प्रियॉन्स के बारे में बस इतना ही, ठीक है, ज्यादा और डिटेल्स नहीं, बस इतना ही, ठीक है। तो प्रियॉन्स के बारे में एक जान के पेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ठीक है। प्रियॉन्स क्या है? तो प्रियॉन्स जो होता है वो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होता है। आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा ये जितना मैं जो बताया हूं ये आपको नहीं पूछेगा,
ठीक है। हाँ पूर्वेश, अब क्या बोल रहे थे, बोलिए। यस, इसको ये जो जैकब पीसीज है ना, इसको शॉर्टकट में CJD कहते हैं ना, इसको लिख लीजिएगा। हाँ न्यूरोलॉजिकल है, तो मैंने इसीलिए तो आपको क्या बताया, मैंने एक कहानी बताया ना छोटा सा, कि अफ्रीका के जंगलों में एक वायरस देखा गया था जो कैरियर के थ्रू जाता था, जो जीका और इबोला वायरस है। ये किसी लेडी, खासतौर पर जो प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में जब प्रवेश करता था, तो उनके जो बच्चे के जो ब्रेन जो होता है उसको इंसेफेलो कर देता था। इंसेफेलो मतलब शारीरिक संरचना की तुलना में दिमाग का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, और दिमाग का साइज बड़ा होने से जो दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है वो स्पॉन्जी हो जाते हैं। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर स्पॉन्जी लिखा है ना, देखिए ना, स्पॉन्जी फेरा। अब स्पॉन्जी वाला समझते हैं कि ब्रेन को ऐसे स्पंज जैसे सॉफ्ट बना देता है वो। ठीक है पूर्वेश। अब उसी के थ्रू ही जाएगा वो मूवमेंट, क्योंकि माँ के द्वारा बच्चे में जो भी जाएगा वो प्लासेंटा के थ्रू ही जाएगा। विक 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 विक। अच्छा इस समय क्या बताने वाले थे मैं, रिकेट्सिया ना। चलिए तो रिकेट्सिया के बारे में पढ़ते हैं। रिकेट्सिया में भी आपको कुछ मजेदार स्टोरी बताऊंगा मैं। बहुत ही अच्छा स्टोरी है जिसका संबंध आपको आपने 10वीं क्लास से सामाजिक विज्ञान में पढ़े हैं, वहां से आपको उसका थोड़ा सा आपको स्टोरी मिलेगा वहां पर। ठीक है, एक मिनट ना, थोड़ा मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। वो डिसी वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। अब आ जाना है उधर से। हाँ। क्या हो रहा है उधर? चला रहा है। अच्छा वो बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। हाँ। क्या है? लेकिन मार्कर पर वो ठीक है। इसमें बहुत धूल, और बहुत धूल उड़ता है इसमें। ठीक है, तो अगला हमारा जो डिसीज है, ठीक है, जिसे रिकेट्सिया कहा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे तो दो डिफरेंस आपको मिलेगा। एक और शब्द होता है जिसे रिकेट्स कहा जाता है, ये है रिकेट्स। नाम सुने हो आप लोग? ये ये डिसीज है और ये भी डिसीज है, पता है? आप जानते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है? हम्म, कभी नाम सुने जी रिकेट्स? देखिए, रिकेट्सिया जो होता है, ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, रिकेट्सिया जो होता है वो इन्फेक्शियस डिसीज होता है। जबकि हम रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स जो होता है विच इज डिफिशियंसी डिसीज।
ठीक है, याद रखना। ठीक है, रिकेट्स विच इज डिफिशियंसी डिसीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे बोल सकते हैं कि विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो होता है वो बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है, तो कम होने की वजह से ये डिसीज कॉज करता है, इसीलिए इसको डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कम। ठीक है, कम होता है। कैसा कम? किसी भी न्यूट्रिएंट्स जो होता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी कमी से जो डिसीज कॉज करते हैं उसको डिफिशियंसी डिसीज कहा जाता है। ठीक है, वो अब उसमें मत चले जाना एचआईवी और एड्स वाले में, क्योंकि एचआईवी और एड्स में भी डिफिशियंसी मिलेगा, लेकिन हम उनके बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये रिकेट्स डेफिशिएंसी डिसीज होता है, जबकि रिकेट्स जो होता है वो इन्फेक्शियस डिसीज होता है। ठीक है, इनकी खोज के बारे में बात करें, ठीक है, तो बहुत पुराना स्टोरी है। ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने 1909 में जब इनका खोज किया, ठीक है, और 1 साल बाद वो खुद इनसे इन्फेक्शन होकर मर गए। ठीक है, और उस वैज्ञानिक का नाम है एच एच सी एच सी या एच टी बोलते हैं शायद तक। ठीक है, एच टी रिकेट्स। रिकेट्स, ठीक है, ये वो वैज्ञानिक का नाम है, और इसी वैज्ञानिक ने इनका खोज किया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा है रिकेट्सिया। ठीक है, तो ये इन्होंने खोज किया था 1909 में, 1909। जानते हो भारत कैसा था? ठीक है, अंग्रेजों का गुलाम। ठीक है, तो 1900। हाँ चेतन। अच्छा, सी है, ये सी है। अच्छा, शुरू में सही लिखा था मैंने। ओके, ठीक है। तो क्या इनका पूर्ण नाम जो है वो हार्वर्ड हार्वर्ड है इनका नाम। एच टी होगा ऐसा नहीं तो टेलर है इनका नाम। हम्म इसलिए तो बोल रहा हूँ, एच टी होगा। आपकी किताब में हो सकता है गलत छपा होगा। ठीक है, ये एच टी है। इसका पूरा नाम है हार्वर्ड टेलर कहा जाता है। ठीक है, हार्वर्ड टेलर इनका पूरा नाम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की किताब में क्या दिया है? एच सी दिया है क्या, सी दिया है? हाँ हाँ, तो छत्तीसगढ़ की किताब में मिस्टेक है। ठीक है, एच टी रिकेट्स है उनका नाम, जो 1909 में इन्होंने इनका खोज किया है। ठीक है, और 1910 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने का कारण जो है, ये खुद ये जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिसीज कॉज करता है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि जब 1909 में, क्योंकि ये जो रिकेट्स जो वैज्ञानिक है, ये मैक्सिको का रहने वाला है। ठीक है, मैक्सिको जानते हैं, यूरोप महाद्वीप का एक सिटी है मैक्सिको। मैक्सिको सिटी कहा जाता है। ये आपका जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। ठीक है, वहां पर एक पर्वत मिलेगा आपको। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो यूनाइटेड स्टेट जो होता है, वहां पर एक शहर है, जिस शहर को कहा जाता है मोन्टाना। ठीक है, ये मोन्टाना जो है एक्चुअली पर्वत का भी नाम है, और वहां पर रिवर रिवर भी पाया जाता है। मोन्टाना मोन्टाना क्या बोलते हैं, माउंटेन्स। माउंटेन मतलब होता है ना, माउंटेन मतलब पर्वत। ठीक है, तो वहां पर माउंटेन भी है, वहां पर रिवर भी मिलेगा, जो चारों तरफ से वहां पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और उसी में एक चोटी है, और उस चोटी को कहा जाता है रॉकी। ठीक है, रॉकी कहा जाता है। तो वहां पर उस जो रॉकी पर्वत है, तो उस पर्वत के चारों ओर रहने वाले लोगों में एक फीवर आया था। ठीक है, और उसी फीवर का नाम पड़ा है येलो रॉकी स्पॉट स्पॉट फीवर। ठीक है, ये नाम याद रखना, येलो रॉकी स्पॉट फीवर। और इसी फीवर का अध्ययन 1909 में आपका जो रिकेट्स ने किया है। ठीक है, और अध्ययन करते करते 1910 में वो खुद इनकी फीवर से संक्रमित हो गए। ठीक है, और इस येलो रॉकी स्पॉट फीवर को कहा जाता है, इसका दूसरा नाम होता है टाइफस फीवर कहा जाता है। ये दूसरा पॉइंट याद रख लीजिएगा, टाइफस फीवर और जो येलो रॉकी स्पॉट फीवर जो है वो दोनों सेम है।
ठीक है। तो टाइफस फीवर 1910 में रिकेट्स खुद इनसे संक्रमित हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। हम्म। कैंडम वगैरह मत जानिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है कैंडम। ठीक है, इसलिए मैं रिकेट्स के बारे में, तो बैक्टीरिया के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी पहले ही बताया था रिकेट्सिया जो होता है वो बैक्टीरिया है। चलिए ठीक है, बता देते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, फिर आगे स्टोरी बताएंगे। ठीक है, देखिए रिकेट्सिया जो होता है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम निगेटिव बेसिली कहा जाता है। ये थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में। ठीक है, ग्राम निगेटिव बेसिली। और बेसिली का शेप कैसा होता है वो जानते हैं, ये है बेसिली। ठीक है, बेसिली का मतलब होता है जिनका शेप जो होता है रॉड से। आपके शनिवार के टेस्ट में मैंने दिया था, बनाए थे आप लोग सही। शनिवार के आपका जो ई अभ्यास में जो टेस्ट हुआ था, जहां पे मैंने दिया था, यहाँ पर स्फेरिकल रॉड से दिया था सर्कुलर। बनाए थे सही आप लोग। नहीं बनाए हैं? क्यों नहीं बनाए हो? चलिए ठीक है। तो ग्राम निगेटिव बेसिली होता है, मतलब इनका जो शेप जो होता है वो रॉड शेप होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ठीक है, इनमें कोई भी स्पोर वगैरह नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये जो रिकेट्सिया जो होता है, ठीक है, ये इंसेक्ट और एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, रिकेट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। खास तौर पर जो इंसेक्ट जो होते हैं, एक इंसेक्ट को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, टिक्स बोलते हैं। टिक्स बोलते हैं। और एक को कहा जाता है माइट्स कहते हैं। और एक कीड़ा, एक और होते हैं जो मनुष्य के बालों में पाए जाते हैं, जिसे आप सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं? लाइस या लिस, क्या पढ़ते हो? हम्म। ठीक है, तो लाइस, टिक्स और जो माइट्स जो होता है इनमें ये पाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा बढ़ा के लिख लीजिएगा, फाउंड इन इंसेक्ट एंड एनिमल्स। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गया, ग्राम निगेटिव बैसिली हो गया, और रॉड शेप होता है, फाउंड इन इंसेक्ट एंड एनिमल्स। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, इनमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है इनके पास। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ठीक है, आपको आपने इसके बारे में आप ये देखे हो, आप लोग ये सब देखे होंगे। ये जानते हो क्या है ये? नहीं जानते? सब जानते हो, बताता हूँ अभी। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या किलिंग बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में किन्नी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी जानते हो ना, छत्तीसगढ़ी तो सब जानते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में इसको बोला जाता है किन्नी बोलते हैं, किन्नी। किन्नी। किन्नी जो होता है, कुत्ते वगैरह होता है, बिल्ली होते हैं, आपके गाय बैल भैंस जो होते हैं, उनमें बड़ा बड़ा कुछ रहता है ना जी, जो उनके स्किन में चिपक जाता है। याद आया? हम्म। हाँ, छत्तीसगढ़ी में यही बोलते हैं ना, हमारी तरफ, हमारे एरिया में यही बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, और इसको हिंदी में कहा जाता है किलनी। ये हिंदी में बोलते हैं किलनी बोलते हैं, और इंग्लिश में टिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया जो होता है, ये इसके अंदर में रहता है, और ये किडनी जब बॉडी में चिपक जाता है, तो चिपकता है तो वहां पर क्या होता है मालूम है?
वहां पर वो अपना मटेरियल स्त्रावित करता है और वो स्त्रावित मटेरियल के थ्रू वो अंदर में प्रवेश कर जाता है। और यही बात यदि हम मनुष्य में बात करें, ठीक है, क्योंकि मनुष्य में ये दो प्रकार के फीवर कॉज करता है, ठीक है। एक फीवर को कहा जाता है आपका ये टाइफस वाला फीवर हुआ, टाइफस फीवर, ठीक है। और दूसरे वाले फीवर को कहा जाता है ट्रेंच फीवर कहा जाता है। ये दोनों जो है वो फीवर है जो ये रिकेट्स जो होता है वो कॉज करता है, ठीक है। ये अब जू में बोलोगे, जू में कैसे, तो ये जू के अंदर में ये रिकेट्स है। अब ये जू क्या करेगा, वो आपकी बॉडी में जाएगा, सर सिर में, हेड में जाएगा, हेड में, ठीक है। और हेड में जाएगा तो ये जू जो है वो अपना क्या बोलते हैं अपचित भोजन, जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ स्रावित करेगा। और स्रावित करने के बाद वो ड्राइव हो जाएगा। और जैसे ही वो ड्राइव हो जाएगा तो वह तो वो मतलब सेल के माध्यम से प्रवेश करेगा, या तो फिर वो ड्राइव हो जाएगा तो वो आपके नाक के माध्यम से भी अंदर प्रवेश कर जाता है। और अंदर में जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये एक फीवर कॉज कर लेता है, जैसे येलो रॉकी फीवर में हुआ। तो अब आप सोचेंगे येलो रॉकी फीवर जो है ना वो बहुत खतरनाक फीवर है, चाहे वो ट्रेंच फीवर हो या टाइफस फीवर हो, ठीक है। ये ऐसा फीवर है कि जो पूरे क्या करते हैं, ये हेडेक होगा, पहली बात बॉडी में पूरा हेडेक करेगा ये, ठीक है। हेडेक के बाद ये पूरा फीवर करता है, और फीवर करने के बाद ये बॉडी में पेन करता है, पेन, ठीक है। कैसा पेन, मतलब बॉडी जो होता है पूरे बॉडी में दर्द होता है, पेन, ठीक है। एकदम पूरा जो बदन जो होता है वो पूरा दर्द होता है, बहुत ऊपर से फीवर होता है, ठीक है। और फीवर होने के साथ साथ बॉडी में पूरा स्पॉट स्पॉट बन जाता है, ठीक है। और ये इतना स्पॉट बनता है कि बॉडी में पूरा जहर पैदा कर देता है, जहर, ठीक है। आपने एक नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जानते हो? इतिहास में कभी नाम सुने हो अलाउद्दीन खिलजी? जानते हो जी? ये नहीं जानते? पद्मावती देखे हो मूवी? थोड़ा मूवी वगैरह देख लिया करो आप लोग। लॉकडाउन में कितना पढ़ाई करोगे? कैसे किलेश? किलेश आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो थोड़ा पद्मावती देखे हो मूवी? तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो उस मूवी में आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। हम्म, आप देखिए वहां पे, ठीक है, देखना मूवी। तो आप वहां पर देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो अपने जीवन के अंतिम समय में, ठीक है, 1316 के आसपास उनको जोरदार फीवर होता है, ठीक है। और इतना फीवर होता है कि उनके बॉडी में पूरा जहर फैल जाता है, और जहर फैलने की वजह से फिर बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरा जहर उनके बॉडी में पूरा जहर भर जाता है। सेम ऐसा ही जो आपका टाइफस फीवर, ट्रेंच फीवर, और जो येलो रॉकी माउंटेन्स जो फीवर है, सेम वैसे ही पूरा बॉडी में जहर बना देते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि अलाउद्दीन खिलजी उनके बॉडी में जब जहर आया तो उनके ही सेनापति जो कापुर जो थे, तो कापुर ने उनको मार दिया था, ठीक है। उनकी मृत्यु हो जाती है, वो हमको इतिहास पढ़ना नहीं है, जीव विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब आपस आते हैं। अब देखिए इस फीवर, ये जो फीवर है या रिकेट्सिया की ओरिजिनेट की बात करें, थोड़ा हिस्टोरी थोड़ा बता ही देता हूँ, ठीक है। ओरिजिनेट, ठीक है। तो इनका ओरिजिनेट जो हुआ है वो हुआ है आयरलैंड में, ठीक है। आयरलैंड 1846 1846 में ये देखा गया था कि आयरलैंड सबसे ज्यादा आलू कहीं पाया जाता है तो वो होता है आयरलैंड में। वो अलग बात है कि भारत में आलू जो आया है पुर्तगालियों ने लेके आया था पुर्तगाल से, ठीक है। तो पोटैटो 1846 में ये जो रिकेट्सिया जो डिसीज है वहां सबसे ज्यादा पैदावार होने वाले जो आलू है वो आलू पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब आलू पूरी तरह से, क्योंकि हमारे भारत में जैसे चावल को खाते हैं ना वैसे ही वहां आलू को खाया जाता है। तो वहां पे आलू पूरी तरह से चौपट हो गया, पूरा खत्म हो गया, मतलब वहां पर बोल सकते हैं कि वहां पर अकाल पड़ गया, ठीक है। अब अकाल पड़ने के कारण वहां लोग कुपोषित हो गया, ऑलरेडी वहां पर ये डिसीज
चला गया था, तो धीरे धीरे आयरलैंड के रहने वाले लोगों ने क्या किया, इन्होंने यूएसए या जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है या जो अमेरिका महाद्वीप है वहां पर यहाँ के लोगों ने माइग्रेट कर लिया। ठीक है, माइग्रेशन, और वहां से आके वो पूरे बैक्टीरिया को अपने साथ ले आया था। ठीक है, अपने साथ ले आया, और ये आगे चल के 1914 से 1918 के बीच में जब पूरे विश्व में जब वर्ल्ड वार पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो वहां के जितने भी सैनिक जो थे यूरोप महाद्वीप, क्योंकि आपस में लड़ रहे थे, तो वहां के सैनिकों में यही जो फीवर है जो वहां पर फैल गया था पूरा, और इस फीवर से बहुत सारे सेनाओं की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, ये सब पूरा घटना है। और आपको मालूम होगा कि घायल सैनिकों का घाव नहीं भर पाते थे, और घाव भर नहीं पाते थे तो सेना लड़ नहीं पाती युद्ध में, ये भी एक कारण था। अब इसीलिए आपको मालूम होगा कि 1927 में, ठीक है, इसीलिए 1927 में एंटीबायोटिक की खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, यही पे रिसर्च चल रहा था जब आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के उपचार के लिए कुछ भी मेडिसिन नहीं था, तो इसीलिए सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रिसर्च किया और फंजाई के माध्यम से उन्होंने एंटीबायोटिक बनाया, और वो एंटीबायोटिक जो बनाया गया था स्पेशली विश्व युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी है इस रिकेट्सिया के केस में। ठीक है, तो रिकेट्सिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना कि रिकेट्सिया जो होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ग्राम निगेटिव बैसिली होते हैं, इनमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, और इनकी जो खोज है वो 1909 में एचटी आपका जो रिकेट्स जो है उन्होंने खोज किया था। ठीक है, और ये जो डिसीज कॉज करता है येलो रॉकी माउंटेन्स फीवर, क्योंकि वहां मोंटाना नदी पहाड़ी जो थे वहां पे वहां के लोगों में डिसीज कॉज किया था। ठीक है, टाइफस फीवर और थ्रेश फीवर उन्हीं के प्रकार है, और ये फीवर में हेडेक होता है, फीवर होता है, पेन होते हैं पूरे बॉडी में, और बॉडी में स्पॉट के रूप में फैलता है, और स्पॉट धीरे धीरे फिर वो जहर के रूप ले लेता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो रिकेट्सिया के बारे में बस इतना ही। अब यहाँ पे किसी को प्रश्न पूछना है तो आप पूछिए। कुछ पूछना है यहाँ पे? आगे बढ़े, नहीं पूछना है तो ठीक है जी, आगे बढ़े। आपका टाइम 23। चलिए, इसके बाद 2 मिनट में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट है आपके, सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन जो होता है, लाइकेन भी बैक्टीरिया से भी ज्यादा सूक्ष्म है ये। ठीक है, और लाइकेन जो होता है ये एक प्रकार से सिम्बायोटिक एसोसिएशन का निर्माण करता है, एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है, कैसा है, लाइकेन जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर सिम्बायोटिक की बात हो रहा है, तो यहाँ पर ये दो चीज यहाँ पर साथ में है। एक होता है एल्गल, जिसे एल्गी कहते हैं, और एक होता है, क्या होता है, फंजाई होता है। ठीक है, तो एल्गी और फंजाई जो होते हैं वो आपस में ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं जो ग्रुप्स जो होते हैं इस ग्रुप को कहा जाता है फाइकोबायंट, और एक को कहा जाता है माइकोबायंट कहा जाता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में ये दिया गया है। ठीक है, आपके सीजीपीएससी का नहीं मालूम मुझे। ठीक है, लेकिन याद रखना कि जो लाइकेन जो होता है वो एक प्रकार के सहजीवी होते हैं और एसोसिएशन को फॉर्मेशन करते हैं एल्गी और फंजाई के माध्यम से।
ठीक है। तो फंजाई के जो समूह जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए माइक्रोबायंट शब्द यूज किया जाता है, जबकि एल्गा के लिए फाइकोबायंट यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये एक दूसरे, ये सहजीवी है, याद रखिएगा ये कैसा है, सहजीवी है। आप हमेशा राइजोबियम को पढ़ते हो, सहजीवी राइजोबियम, लेकिन लाइकेन जो होता है वो भी सहजीवी होता है। और तो यहाँ पर आप सोचेंगे, यहाँ पर सहजीवी की बात हो रहा है तो ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है, कैसा होता है, बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिशियल बहुत दोनों के लिए, फॉर बोथ। ठीक है, ये दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। कैसे लाभदायक होते हैं, आप जानते हैं कि ये एल्गी जो होता है, एल्गी के पास पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाए जाते हैं। तो पिगमेंट पाए जाने की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगा, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये फूड का निर्माण करता है। ठीक है, भोजन का निर्माण करता है। लेकिन भोजन को निर्माण करने के लिए आप जानते हैं, भोजन के निर्माण करने के लिए अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरा करने के लिए यहाँ पर वाटर की जरूरत पड़ती है, H2O। ठीक है, वाटर, और ये H2 वाटर जो होता है ये फंजाई के माध्यम से उसको प्रोवाइड करता है। और साथ में यहाँ पर कुछ मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इस मिनरल्स को भी प्रोवाइड करता है फंजाई। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होता है, शेल्टर के रूप में होता है। शेल्टर मतलब होता है जहां पर शरण लेते नहीं है कोई भी शरणार्थी, शरण लेता है, आश्रय, आश्रय प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, याद रखिए, जो आपका जो फंजाई जो होता है। ठीक है, तो मिनरल्स, वाटर और शेल्टर जो प्रोवाइड करता है, और ये इस तरह से ये भोजन बना लेते हैं, और ये दोनों उस भोजन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है लाइकेन के केस में। ठीक है, लाइकेन के बारे में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्यावरण के लिए कैसा काम करता है। ठीक है, तो इसका यूजेस की बात करें, इनका उपयोग कैसा होता है, तो इनका उपयोग जो होता है वो एक प्रकार से इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। याद रखिएगा, इंडिकेटर, रेडियो इंडिकेटर जानते हैं आप लोग, इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक कहा जाता है। तो ये वो सूचक है कि यदि कहीं पर पोल्यूशन है, प्रदूषण है, तो उस जगह में लाइकेन नहीं पाया जाएगा। आप समझ जाना, जहां पर लाइकेन मिलेगा वहां पर समझना कि वहां का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। और जहां पर ये लाइकेन नहीं है तो वहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर जो करता है वो पोल्यूशन के लिए करता है, पोल्यूशन के लिए। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां पर लाइकेंस अब्सेंट होता है। ठीक है, तो लाइकेन के बारे में बस इतना ही, बाकी हम आगे जब पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में तो डिटेल्स वहां पर देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, लिखिए, जल्दी लिखिए इसको। टाइम कम से कम 5 मिनट है, 5 मिनट में हम 5 से 10 मिनट और ले लेता हूँ, 10:30 होने वाला है ना। 5 मिनट में आपका बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन खत्म कर देंगे। ठीक है, जल्दी बनाइए। ठीक है, मिटा दूं जी, संजना टुप्पो लिख लिए, मिटा दूं। देखिए, आप तो साइलेंट वालेंट मत रहा करिए, कहीं पर यदि आपको लगता है कि कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ना, बिंदास पूछिए, डरने की बात नहीं है। मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मेरे से डरोगे आप लोग, है ना। मैं भी जानवर हूँ। ठीक है, विज्ञान वालों में मनुष्य तो जानवर की श्रेणी में रहता है। ठीक है, लेकिन मैं वो मनुष्य हूँ जैसे कोई नहीं डरता, है ना, लेकिन आप लोग क्यों डर रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये वाला जो टॉपिक है जो छूट गया था।
ठीक है, या आप बोल सकते हैं मैंने इसको थोड़ा छोड़ दिया था। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के केस में रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया जो होता है, दो मेथड होता है। ठीक है, एक वाले मेथड मेथड को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एक को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और आपके लिए एग्जाम के बेस पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप बोलोगे सर रिप्रोडक्शन यहाँ पर तो होता नहीं है, होता है क्या बैक्टीरिया में? ठीक है, तो बैक्टीरिया में कोई भी रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं पाया जाता है ना, याद रखिएगा, यह होता है। बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, नो जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पर एक चीज और जोड़ देना, एक्सचेंज। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इनमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर ना पहला पॉइंट? ठीक है, और इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली एक सेल पाया जाता है। ठीक है, केवल एक सेल पाया जाता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर नो जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, इनके पास जाइगोट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता है, इनके पास सिर्फ एक सेल होते हैं और इनमें नो भी जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं, यहाँ पर एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस्ट एग्जांपल है बाइनरी फिशन। ठीक है, ये है बाइनरी फिशन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन में एक्चुअली कुछ होता नहीं है, बस उनका जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सहित क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। देखिए कैसे डिवाइड होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये हमने बैक्टीरिया का सेल लगभग ऐसे ही बनाया था, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया के अंदर में पाया जाता है, ये जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अंदर में ही दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये अंदर में ही बाइंडिंग फिशन का मतलब होता है विखंडन होना। ठीक है, और ये कैसा विखंडन होता है, ये अंदर में ही इनका जो जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो दो भागों में ऐसा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और डिवाइड होके ये अलग से दो हिस्सा में डिवाइड हो जाता है ऐसा। ये इसीलिए इसको बोलते हैं बाइंडिंग फिशन। ठीक है, तो बाइंडिंग फिशन में इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। आप देख सकते हैं कि बाइंडिंग फिशन में सिर्फ इनका जो जेनेटिक मटेरियल दो भागों में डिवाइड हुआ और बाद में दोनों में संकुचन होने की वजह से, कंट्रैक्शंस होने की वजह से इनका जो साइटोप्लाज्मा जो होता है ना, ये साइटोप्लाज्मा सेल वॉल सहित ये डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होकर दो भागों में डिवाइड हो गया। तो दो भागों में डिवाइड हुआ मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर नो एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए में कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, वही डीएनए जो है दो भागों में डिवाइड हुआ है। ठीक है, एक सेल था तो एक सेल से दो सेल। अब बाइंडिंग फिशन में याद रखना, बाइंडिंग फिशन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो एक सेल जो होता है, ठीक है, ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है, उसे ही कहते हैं बाइंडिंग फिशन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रकार जिसमें एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है, उसे ही बाइंडिंग फिशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर ना बाइंडिंग फिशन? बाकी बाइंडिंग फिशन के बारे में यदि कुछ और दिया होगा तो आप एग्जाम में देख लीजिएगा, आप किताब में देखिएगा, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। इसमें नो एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, एक सेल पाया जाता है, नो जाइगोट फॉर्मेशन, और यहाँ पर बाइंडिंग फिशन होते हैं, और बाइंडिंग फिशन में एक सेल जो होता है वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका सेल डिवीजन होता है वैसे यहाँ पर बाइंडिंग फिशन होते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना, मिटा दूं?
चलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा एग्जांपल मिलेगा आपको बर्डिंग। ठीक है, तो बर्डिंग के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि बर्डिंग जो होता है एक बैक्टीरिया सेल के, जैसे कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया सेल है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो कोकाई भी होता है, कोकस फॉर्म में, जैसे लेक्टो क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना, तो मान लीजिए ये कोकस है, ठीक है, कोकस वाला बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के बाहर में एक बर्डिंग आ जाता है, बर्डिंग मतलब उभार, उभार बोलते हैं। और ये बर्डिंग फिर बाद में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होके फिर ये क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, और जर्मिनेट होके फिर ये एक नया दो बैक्टीरिया का निर्माण कर लेते हैं। तो ये होता है बर्डिंग के केस में। ठीक है, जैसे बर्डिंग के केस में आपका हाइड्रिला का होता है, ठीक है, जैसे ये आपको मालूम होगा कि ये हाइड्रिला है, ठीक है, ये हाइड्रिला है। हाइड्रिला के बॉडी में यहाँ पर उभार आ जाता है, और यही उभार धीरे धीरे ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होके ये फिर से नया हाइड्रिला बना लेते हैं, और ये हाइड्रिला बाद में नीचे कट होकर गिर जाते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं और नया हाइड्रिला बना लेते हैं। सेम यहाँ पर इसमें बैक्टीरिया के केस में भी बर्डिंग होता है, जहां पर इनका जो बर्ड जो होता है, बर्ड मतलब होता है कलिका कहा जाता है इसको, ठीक है, बर्ड मतलब कलिका। ठीक है, तो ये भी बर्डिंग भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जहां बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया में एक चीज और है कि तीसरा इसमें एंडोस्पोर होता है। ठीक है, इंडो इंडो स्पोर के माध्यम से, ठीक है, तो स्पोर जो होता है वो एक प्रकार से जर्म होता है, एक बीज होता है, सीड होता है, और ये स्पोर बना लेता है। और कोई भी बैक्टीरिया जो होता है वो स्पोर फॉर्म में कब होगा, जब उनका जो वातावरण जो होता है वो फेवरेबल कंडीशंस हो सकता है या अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकता है। तो बात करते हैं फेवरेबल कंडीशंस की बात करें, ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस जो होता है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस खासतौर पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंडीशन। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस में आपके जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया जो होते हैं उन केस में होता है, जबकि अनफेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो अनफेवरेबल कंडीशंस में आपका जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में होता है। तो यहाँ पर फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब होता है वातावरण, टेम्परेचर, नमी, दाब के वजह से जो बैक्टीरिया में सिचुएशन चेंज हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर में साइटोप्लाज्म वगैरह सब आपको मालूम है, मैं ज्यादा क्लियर अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये सेल है, और इनमें फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से इनके अंदर में जो साइटोप्लाज्म जो होते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, वो अंदर में एक स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इसी स्पोर को कहा जाता है इंडोस्पोर। ठीक है, और यही इंडोस्पोर फिर बाद में फिर क्या कर लेते हैं, दो हिस्सा में फिर वो डिवाइड हो जाएगा और एक नया बैक्टीरिया का बना लेते हैं, तो एंडोस्पोर की बात में होता है। एक और होता है जिसको एस्टोस्पोर कहा जाता है। तो एस्टोस्पोर जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में देखा गया है अनफेवरेबल कंडीशन में। आप किताब में साइनोबैक्टीरिया के केस में भी देखना, साइनोबैक्टीरिया में भी एस्टोस्पोर और एंडोस्पोर दोनों होता है। ठीक है, तो एस्टोस्पोर में कुछ नहीं होगा, एस्टोस्पोर में अनफेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से जो एंडोस्पोर यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर एस्टोस्पोर में, ठीक है, एस्टोस्पोर्स में क्या हो जाएगा, ये एस्टोस्पोर में ये यहाँ पर बाहर में आ जाते हैं, बाहर में आके स्पोर बना लेते हैं, उसको एजोस्पोर कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो होता है वो आपको मैं ये एंडोस्पोर और एजोस्पोर में क्या डिफरेंस होता है उसको मैं आपको लिख के मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, या आपका जो टीचमेंट का ग्रुप है इसमें मैं भेज दूंगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आओ। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बैक्टीरिया में, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। एक को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और एक को कहा जाता है कंजुगेशन। ठीक है,
और एक तीसरा वाला होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ठीक है, कभी किताब खोल के देखे हैं तो देखे होंगे, जो आपको ये मिला होगा ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन, पढ़े हो कि किताब देखे हो? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यार ना, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कंफ्यूजन मत होना आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों ने किसी ने जवाब दे दिया, इसलिए अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वाले में याद रखना कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला है वो बस थोड़ा सा वैज्ञानिक का नाम याद रखना रहता है। ये जो वैज्ञानिक जो है वो ग्रीक था। ठीक है, ग्रीक नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने सबसे पहली बार इसका ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अध्ययन किया था, उन्होंने डेवलप किया है। और डेवलप किया है तो इसमें सिंपल सा मतलब आ रहा है कि ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल का। ये जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए और जो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं उसी जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ये वाला जो सेल है वो दूसरा सेल है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये एक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल जो है ये दूसरे सेल में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पर एक ब्रिज बना लेता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में सेम होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक सेल, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जो ट्रांसफर होता है उसी प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। ठीक है, आपकी किताब में पूरा क्लियर स्पष्ट रूप से वहां पर दिया गया है कैसा मेथड है, 3-4 प्रोसेस में होता है। ठीक है, आप चाहेगा तो आप अपने थोड़ा सा डिटेल्स जानने के लिए आप देख लेना, लेकिन एग्जाम के पेज पे ज्यादा यहाँ पर पूछा नहीं जाता, बस इसे थोड़ा सा डेफिनेशन पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो किसने दिया था, होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ग्रीक ने दिया था, और ये जो जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में जो ट्रांसफर होता है उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं कंजुगेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, कंजुगेशन के बारे में बात करते हैं। तो कंजुगेशन के बारे में फिर वही वैज्ञानिक की बात आता है। तो वैज्ञानिक जो है यहाँ पर आपको मिलता है जिसे कहा जाता है लेडरबर्ग कहा जाता है। ठीक है, लेडरबर्ग वैज्ञानिक है, ये पहला एग्जाम के बेस पे। और दूसरा यहाँ पर एक बैक्टीरिया और शामिल किया गया है जो खासतौर पर जो अध्ययन किया था, और यहाँ पर जो बैक्टीरिया जो है वो है ई कोलाई, यहाँ पर याद रखिएगा ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया में यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर वेरिएंट शब्द यूज किया जाता है, वेरिएंट। और यहाँ पर वेरिएंट जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार के वेरिएंट होते हैं। दो प्रकार के वेरिएंट, जो आपका जो बैक्टीरियल सेल्स जो होता है वो ई कोलाई जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। मान लीजिए ये वाला जो है वो पॉजिटिव है और ये दूसरा वाला जो है वो मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, और ये दोनों को आपस में क्या कर देगा? कंजुगेट कर देगा। ठीक है, जोड़ देता है। लेकिन जोड़ने के लिए यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है, और आपको एग्जाम में मैंने आपके शनिवार के एग्जाम में दिया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, और उसे कहा जाता है प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो इसके अंदर में एक प्लाज्मिड को इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और यही जो प्लाज्मिड जो होते हैं वो बाद में यहाँ से कंजुगेट हो जाता है। ठीक है, इसका अध्ययन जो किया था वो चूहा में किया था। चूहा में दो प्रकार की जो वेरिएंट्स जो था, एक वेरिएंट्स जो हार्मफुल वाले थे और दूसरा जो वेरिएंट्स जो होता है वो हार्मफुल वाले नहीं थे। ठीक है, दोनों को कंजुगेट करके देखा था उन्होंने सिरिंज इंजेक्शन के माध्यम से।
ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स और देखना है तो आपकी किताब में देखिएगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बस इतना बोलूंगा कि कंजुगेशन जो है वो लीडरबर्ग ने ई कोलाई के जो बैक्टीरिया में अध्ययन किया था, जहां पर दो प्रकार के वेरिएंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंट्स का यूज किया था, और यहाँ पर एक रोल निभाता है प्लाज्मिड। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ प्लाज्मिड का भी इन्होंने यूज किया था इन्होंने। ठीक है, ठीक है ना। अब वही बात यदि यहाँ पे ट्रांसडक्शन की बात करें, ठीक है, तो ट्रांसडक्शन में भी यहाँ पर दो वैज्ञानिक मिलेगा, एक वैज्ञानिक है जिंडर, ठीक है, और जिंडर के साथ ये लीडरबर्ग भी था। ठीक है, लीडरबर्ग जो था, और लीडरबर्ग ने क्या किया, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल जो एक बैक्टीरियल सेल में, ये जो जेनेटिक मटेरियल जो है, इस जेनेटिक मटेरियल को किसी दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि बात करते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियोफेज जो होता है, ये बैक्टीरियोफेज के माध्यम से वो इंटर करता है, और ये बैक्टीरियोफेज उस सेल के अंदर में जाके लाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा वो मल्टीप्लिकेशन करता है, और मल्टीप्लिकेशन वो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा लेता है, और बाद में फिर वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया जो होता है वो खतरनाक प्रक्रिया होते हैं, क्योंकि बॉडी में अटैक करता है और वहां पर जाके इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो हार्मफुल केस होता है इस वाले केस में। और ऐसे भी जो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो ज्यादा डेंजर नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो एक प्रकार के वायरस होता है, और ये जो वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही आज की क्लास में। बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद यदि कहीं पर आपको डाउट लगे तो आप मेरे को कल के क्लास में पूछ लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांजैक्शन यदि और जानना होगा डिटेल में तो ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम जो नीट के एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो इतना है कि खोज किसने किसने किया था, इसमें जेनेटिक मटेरियल किसके माध्यम से मूवमेंट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर होता है सीधा। कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन में इकोलाई बैक्टीरिया होता है, और इसमें एक दूसरा प्लाज्मिड भी होता है जो कंजुगेट होता है, बस। और ट्रांसडक्शन में, तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, अच्छा एक बात और कि जो कंजुगेशन में दो वेरिएंट यूज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हार्मफुल और जो बेनिफिशियल होता है, जिसको वहां पर इंजेक्ट किया जाता है। ट्रांजैक्शन में, तो ट्रांजैक्शन में जिंडर और लेडरबर्ग ने खोज किया, और यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे आपके जो बैक्टीरियोफेज जो होता है उसमें ये ट्रांसफर करता है। बस इतना ही है इसके बारे में। ठीक है, ठीक है ना, तो क्लास ओवर यहाँ पर। हेलो अंशिता सिंह, नीलिमा, ठीक है, कुछ डाउट है इसमें, है ना, डाउट होगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए डाउट है। पढ़ के आते हो आप लोग? जब भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर क्लास अटेंड करते हो ना, तो पहले आप खुद एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद एक बार और पढ़िए, और पढ़ेंगे ना तभी आपके पास डाउट आएगा। अब आप नहीं पढ़ोगे तो आपके पास नो डाउट। ठीक है, और पढ़ेंगे तब आपको डाउट मिलेगा कि क्या डाउट हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो कोई भी क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ के आना चाहिए आपको। तो कल का क्लास आपका चैप्टर नंबर 2.2 शुरू होने वाला है, और 2.2 में आपका मोनेरा कैंडम खत्म हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। ठीक है, तो कल के क्लास में प्रोटिस्टा पढ़ के आइए। ठीक है, और कभी कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर सेल वाल बचा हुआ है, सेल वाल के बारे में कभी और बता दूंगा। सेल वाल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक एक इंपॉर्टेंस है जो उसमें मुझे लगता है कि बचा हुआ है। ठीक है, उसको कभी भी बता दूंगा, लेकिन कल के क्लास में आप प्रोटिस्टा पढ़ के आइए। ठीक है, कल प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, पढ़ के आइए जरूर। 2 पेज पढ़ के आने में प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है,